नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग सी कहानी जिसका शीर्षक है गुलेलबाज लड़का। और इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी और उसका जवाब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देंगे। बच्चों, आपने बचपन में कभी न कभी कोई ऐसी शरारत ज़रूर की होगी जिससे किसी को दुख पहुंचा हो। और जब आपको ये पता चला कि आपकी उस शरारत से, उस शैतानी से किसी को कष्ट हुआ है, परेशानी हुई है, तो आपने उसके बाद क्या किया? ये एक्सपीरियंस आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि छठी कक्षा की दो विद्यार्थी हैं। एक लेखक जिनका नाम भीष्म साहनी, ये अपने बचपन की कहानी लिख रहे हैं, बचपन के बारे में बता रहे हैं। इनके साथ एक लड़का पढ़ता था, इनका सहपाठी, जिसका नाम था बोधराज। लेखक बताते हैं कि ये दोनों सहपाठी थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, कक्षा 6 में पढ़ते थे। लगभग 10 से 11 या 12 वर्ष की उम्र इनकी रही होगी। और उस समय जब ये दोनों एक साथ पढ़ा करते थे तो बोधराज जो था उसकी एक आदत थी। क्या आदत थी कि वो हमेशा अपने हाथ में गुलेल रखता था। आप में से बहुत से बच्चे गुलेल के बारे में नहीं जानते होंगे। गुलेल एक ऐसा कह सकते हैं अस्त्र है जिसे हाथ में रखकर और उसमें कुछ मिट्टी का ढेला या कंकड़ लगाकर, उसमें रबड़ होता है, उसमें लगा करके उसको खींच करके निशाना लगाया जाता है जिससे कि पेड़ों से फल तोड़े जा सकते हैं। ये वैसे तो पेड़ों से फल तोड़ने के काम में लाया जाता है, लेकिन कुछ लोग चिड़ियों का शिकार करने के लिए या पक्षियों का शिकार करने के लिए भी इस अस्त्र को काम में लाते थे। लेकिन कालांतर में कुछ बच्चे जो है अपने इंजॉयमेंट के लिए या खेलने के लिए भी इस प्रकार के छोटे छोटे गुलेल बनाकर उनसे खेला करते। आज के समय में तो गुलेल हमें कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी, यानी लेखक के बचपन में, आज से लगभग 30, 35, 40 साल पहले की बात है। उस समय गुलेल बहुत ही आम खिलौना हुआ करता था बच्चों का। और बोधराज जो था, उसे गुलेल इतनी पसंद थी कि उसके हाथ में हमेशा गुलेल दिखाई देती थी। और जहाँ भी कहीं पेड़ दिखता, वो वहीं पर कंकर उठा करके उस गुलेल से निशाना लगाता। और वहाँ पर जो पक्षी होते थे, पेड़ पर जो बैठे रहते थे, वो उड़ जाया करते थे। उनकी आवाज़ें सुनकर उसको बड़ा अच्छा लगता था। और कई बार उसके उस गुलेल के निशाने से पक्षी घायल भी हो जाते थे, कई बार उनके घोंसले टूट जाया करते थे। लेकिन इस सब से बोधराज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको मज़ा आता था इन सब में। और इसीलिए इसी हरकत की वजह से सभी लोग बोधराज से बहुत परेशान थे, कोई उसका दोस्त बनना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे राक्षस कहकर बुलाती थी, क्योंकि वो पक्षियों को नुकसान पहुँचाता था। पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, ये एक इंसान का धर्म है, इंसानियत है। लेकिन वो बिल्कुल उल्टा, उसमें वो पक्षियों को दुख पहुंचा करके, उन्हें परेशान करके उसे मज़ा आता था। इसलिए उसे उसकी माँ राक्षस कहती थी और दूसरे लोग भी उससे दूर रहते थे। लेखक जो थे, उनकी माँ उसे हमेशा कहा करती थी कि इस लड़के से दूर रहो, ये तुम्हें भी इसी तरह का गंदा बच्चा बना देगा। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि लेखक जो हैं, उनके पिताजी का तबादला हो जाता है और वो लोग जो हैं दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। उस घर में एक बहुत बड़ा गोदाम था। तो लेखक की माँ एक दिन उन्हें बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे दोस्त को बहुत गुलेल चलाने का शौक़ है, बहुत घोंसले वगैरह तोड़ता रहता है वो, तो एक काम करो, तुम उसे ले आओ और अपने गोदाम में बहुत सारे घोंसले हैं, तो उनको हटवा देते हैं उससे। तो लेखक अपनी माँ को पूछते हैं कि भाई माँ, आप तो मुझे हमेशा उसके साथ रहने से मना करती हो और आज आप खुद ही मुझे उसको बुलाने के लिए कह रही हो, घोंसले हटाने के लिए। तो लेखक की माँ कहती है, बेटा, घोंसले तोड़ना अलग बात है और घोंसले हटाना अलग बात है। तो लेखक उसको लेकर आते हैं बोधराज को अपने घर पे। अब बोधराज अपनी गुलेल के साथ तैयार गोदाम में दोनों पहुंचते हैं। शाम का समय था। गोदाम का दरवाज़ा जैसे ही वो लोग खोलते हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। चारों तरफ टूटे हुए जो है घोंसले पड़े हुए थे और पक्षियों के अंडे पड़े हुए थे, मांस के लौथड़े वहाँ पर पड़े हुए थे। ऐसा लगा था जैसे किसी ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक्षियों को मारा है। ये सब देख कर के जो लेखक थे, उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बोधराज को
इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसको आदत थी, वो सब चीज़ें सब चीज़ें नष्ट करना, घोंसले तोड़ना, सब कुछ किया करता था, इसलिए उसे कुछ अजीब नहीं लगा। तो जैसे ही गोदाम में वो घुसते हैं, गुलेल उठा करके बोधराज निशाना लगाता है, लेकिन अचानक उसका निशाना चूक जाता है और टीन से टकरा करके जो है वो पत्थर नीचे गिरता है। उसने मैना के घोंसले पर निशाना लगाया था, वहाँ एक मैना का घोंसला था और उस घोंसले में से छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो बाहर देख रहे थे। तो उनको देखते ही बोधराज के हाथों में खुजली होने लगी और उसने तुरंत गुलेल उठाई और निशाना लगाया, लेकिन आश्चर्य की बात की उसका निशाना चूक गया। उसके बाद उसने एक बार और निशाना लगाया, लेकिन दूसरी बार भी उसका निशाना चूक गया और टीन से, छत की जो टीन थी उससे टकरा करके पत्थर गिरा। उसकी आवाज़ से अचानक उन्होंने सुना कि बहुत तेज फड़फड़ाने की आवाज़ आई है वहाँ पर, और वो क्या देखते हैं कि ऊपर जो है रोशनदान में, एक बड़ा सा रोशनदान है, उसमें जो है एक बड़ी सी चील बैठी हुई है। और बोधराज को इस समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि हो न हो इसी चील ने इन सारे घोंसलों को तोड़ा है और इन सारे पक्षियों को नुकसान पहुंचाया है। वो समझ गया, लेकिन जो है लेखक जो थे उनको डर लगने लगा। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, वरना ये चील तो हमें मार डालेगी। तभी तुरंत बोधराज ने कहा कि अगर हम चले गए तो ये मैना के बच्चों को मार डालेगी। और ये बात सुनकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो खुद घोंसले तोड़ता है पक्षियों के और पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है, आज वो मैना के बच्चों को बचाने की बात कैसे कह रहा है। और ये बात सुन करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बोधराज को कुछ नहीं बोला। बोधराज ने तुरंत कहा कि तुम ये गुलेल पकड़ो, उसको 2-3 कंकर पकड़ाए अपनी जेब में से निकाल के और कहा कि तुम निशाना लगाते रहो चील पर, भले ही तुम्हारा निशाना चूक जाए लेकिन तुम निशाना लगाते रहो, तुम उस चील का ध्यान बटाते रहो ताकि उस चील का ध्यान उस घोंसले पर ना रहे। और लेखक ने ऐसा ही किया और इस बीच बोधराज ने एक सीढ़ी छत से लगाई और उस पर चढ़ करके मैना के घोंसले को उतार करके नीचे लाया और बाहर एक बक्से पर लाकर रख दिया। और इस बीच जो है उन्होंने गोदाम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दोनों बाहर गैराज में आ गए और उन्होंने जो है मैना के घोंसले में देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है पीली पीली चोंच बाहर निकाल कर चींची चींची की आवाज़ें जो बहुत तेज़ तेज़ कर रहे थे डर के मारे, अब वो एकदम शांत हो गए, उन्हें सुरक्षित होने का एहसास हो गया है। इसी बीच लेखक जो हैं वो मैना के बच्चों को छूने की कोशिश करते हैं, तो बोधराज उन्हें मना करता है कि नहीं, तुम इन्हें छूना मत, वरना इनके माता पिता इन्हें अपनाएंगे नहीं। फिर लेखक पूछते हैं कि फिर इनके माता पिता को पता कैसे चलेगा, तो बोधराज कहता है कि छोटा सा जो रोशनदान है ना, उसमें से वो देख लेंगे और आ जाएंगे इनके पास, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब बोधराज लेखक के साथ उनके घर आता है तो उसके हाथ में गुलेल नहीं थी, उसके पास पता है क्या था, उसके पास बहुत सा चुग्गा था और वो मैना के उन बच्चों को चुग्गा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। इस पूरी कहानी में हमने ये देखा कि एक बच्चा जो बहुत शैतान है, जो हमेशा पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें दुख देता है, अचानक से घटना से उसका मन बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इस कहानी में बोधराज का हृदय परिवर्तन होने का क्या कारण रहा होगा। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही घटना कभी घटित हुई है कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया और बाद में जब आपको ये पता चला कि उस व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ है, तो आपने क्या किया। शुरुआत में मैंने ये प्रश्न पूछा था, इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम फिर से मिलते हैं एक दूसरी बहुत शानदार और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।